हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को। मैं तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए इसका एक वीडियो लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो हम लोग यहाँ कितना से स्टार्ट करेंगे भाई? 21वां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या करा। भारत में वित्तीय वर्ष है यानी फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज 1 अप्रैल से 31 मार्च या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर या फिर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब हो जाएंगे? 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। देखिए हम 1 नंबर की जगह ऑप्शन ए बोल रहे हैं, 2 नंबर की जगह हम ऑप्शन बी बोल रहे हैं। ए बी थोड़ा सा बोलने में क्या कहता है, आसानी लगता है, यानी एक तरह से सिंपल लगता है। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। डैश की जगह आपको भरना, क्या भरा जाएगा? राष्ट्रीय आय विषय है, डैश का विषय डैश से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय आय विषय डैश से संबंधित है। माइक्रो अर्थशास्त्र जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति किसी एक फॉर्म के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको माइक्रो यानी एक तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है आपका मैक्रो अर्थशास्त्र जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय जिसको नेशनल इनकम कहते हैं, उसके बाद जीएनपी वगैरह जीडीपी वगैरह का अध्ययन किया जाता है मैक्रो अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो खाली जगह यही चीज भरा जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय विषय किससे संबंधित है भाई? तो मैक्रो अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो 22वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका एक बुक का नाम दिया जा रहा है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी। ये जो बुक है ये डैश के द्वारा लिखी गई, किनके द्वारा लिखी गई, उनका नाम को फिल करना है खाली जगह में। तो मार्शल के द्वारा या फिर रैगनर के द्वारा या फिर केन्स साहब के द्वारा या फिर रिकॉर्डर के द्वारा ये जो बुक लिखी गई द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी, ये केन्स साहब के द्वारा लिखी गई। ये मैं थ्योरी में क्लियर करा चुका हूं कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब लिखी गई, कब प्रकाशित की गई और किनके द्वारा प्रकाशित की गई। तो ये किनके द्वारा प्रकाशित की गई थी? केन्स साहब के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो खाली जगह क्या भरा जाएंगे? किन से साहब भरे जाएंगे, किन से यहां भरे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि पर्वत एवं नदियां हैं, क्या है भाई? राष्ट्रीय पूंजी है या फिर राष्ट्रीय धन है या फिर वास्तविक पूंजी है या फिर अंतरराष्ट्रीय पूंजी है? पर्वत एवं नदियां क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है राष्ट्रीय धन है। पर्वत एवं नदियां क्या है? नेशनल वेल्थ है, यानी राष्ट्रीय धन है। आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है वो जाना जाता है डैश। डैश की जगह क्या भरा जाएगा? वही आपको भरना। एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है भाई? बंद अर्थव्यवस्था जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था या फिर ओपन इकोनॉमी या फिर स्वयं अर्थव्यवस्था यानी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ एबव। आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए अगर कोई अर्थव्यवस्था जिसका संबंध अगर बाहरी देश से हो तो वह जिसका संबंध दूसरे देशों से होता है उसको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी ओपन इकोनॉमी कहते हैं। तो खाली जगह यहाँ क्या भरा जाएगा? खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी यहाँ भरा जाएगा। तो 25वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है कि अचल संपत्ति के उपभोग को क्या कहते हैं? उपभोग का मतलब क्या होता है? कंज्यूम यानी कंजम्पशन कहते हैं, यानी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर क्या कहते हैं? वस्तु का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उपभोग को आप उपयोग भी बोल सकते हैं, यूज भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या है? उपभोक्ता है। हम लोग क्या करते हैं? वस्तु का उपभोग करते हैं, यानी हम लोग कंज्यूमर है, वस्तु का कंजम्पशन करते हैं। तो अचल संपत्ति के उपभोग को हम क्या कहते हैं? डैश के जगह भर दीजिए, क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण या फिर ह्रास या फिर विनियोग या फिर ऊपर के सभी, यानी ऊपर से सभी। आपको 26वां नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर चूज करना। देखिए यहाँ जो खाली जगह भरा जाएंगे ह्रास, यानी क्या भरा जाएगा? डिप्रिसिएशन भरा जाएंगे, यानी अचल संपत्ति के उपभोग को क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं। जो अचल संपत्ति करने का मतलब जो संपत्ति नहीं चल सकता है, यानी जैसे कि क्या हो गया? जल हो गया, पेट्रोलियम, ये सब ये ऐसा संपत्ति जो एक तरह से जिसका प्रवाह नहीं होता, यानी एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? अचल संपत्ति कहेंगे। ये क्या है? ये इसके जो उपभोग जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं, यानी डिप्रिसिएशन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 27वां नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यवर्धन जाना जाता है डैश। मूल्यवर्धन जाना जाता है डैश। क्या डैश के जगह क्या भरा जाएगा भाई? क्रय मूल्य प्लस लाभ या फिर विक्रय मूल्य माइनस हानि या फिर क्रय मूल्य प्लस मध्यवर्ती वस्तुएं या फिर विक्रय मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत। तो यहाँ डैश के जगह जो भरा जाएंगे 27वां नंबर क्वेश्चन में वो भरा जाएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्या कर देंगे? मध्यवर्ती वस्तुओं की जो लागत होगी उनको घटा देंगे, वो बराबर किनके हो जाएंगे? मूल्यवर्धन के बराबर हो जाएंगे। यानी मूल्यवर्धन जाना जाता है बराबर क्या हो जाएगा? मूल्यवर्धन बराबर, ये फॉर्मूला भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूल्यवर्धन बराबर हो जाएंगे विक्रय मूल्य घटा कर देंगे मूल्यवर्धित वस्तुओं की लागत। तो मूल्यवर्धन का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। तो 27वां नंबर क्वेश्चन क्या भरना है उसमें आप लोग बता दिए। आगे बढ़ेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय आय की गणना डैश द्वारा की जाती है। आय विधि जिसको इनकम मेथड कहते हैं या फिर उत्पादन विधि उत्पाद विधि आउटपुट मेथड या फिर निवेश विधि जिसको एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं या फिर ऊपर के सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर चूज करना। खाली जगह क्या भरा जाएगा? यानी राष्ट्रीय आय की गणना डैश द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है आय विधि के द्वारा भी, यानी इनकम
इनकम मेथड, उत्पाद विधि यानी आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड जिसको निवेश विधि कहते हैं, ये तीनों विधि के द्वारा की जाती है नेशनल इनकम की गणना। यानी नेशनल इनकम क्या किए जाते हैं, कैलकुलेटेड किए जाते हैं किनके थ्रू द्वारा, ये तीनों मेथड के द्वारा, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी ने ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की महान मंदी घटित हुई डैश, यानी घटित हुई थी डैश, कब वर्ष, कौन सा वर्ष में घटित हुई थी भाई, 1920 में या फिर 1925 में या फिर 1930 में या फिर 1935 में। द ग्रेट डिप्रेसिएशन ऑफ द वर्ल्ड टूक प्लेस डैश इन, अब इन डैश आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1930, यहाँ खाली जगह क्या भरा जाएगा भाई, खाली जगह 1930 भरा जाएगा। यानी विश्व की जो महान मंदी आई थी, आर्थिक मंदी, वो कब आई थी, कब हुई थी, 1930 को हुई थी। आगे बढ़ेंगे 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किन से कहा था कि अर्थव्यवस्था में डैश की स्थिति उत्पन्न होती है। तो डैश की जगह खाली जगह क्या भरा जाएगा, पूर्ण रोजगार या फिर जिसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगार या फिर अपूर्ण रोजगार या फिर सीमांत बेरोजगारी यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट भरा जाएंगे। इनकी जगह जो भरा जाएंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको अपूर्ण रोजगार कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन सी तीसरा नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। किन सर ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, किन सर ने कहा था कि अपूर्ण जो होता है अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की क्या होती है, स्थिति होती है, सिचुएशन होता है। आगे बढ़ेंगे 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि गुणक बराबर होते हैं, गुणक को मल्टीप्लायर भी कहते हैं, यानी के मल्टीप्लायर जो फॉर्मूला में हम लोग पढ़े एमपीएस एमपीसी वो सब जो आईपीएस एपीसी जो पढ़े हैं उसमें जो के आया था ना के, तो उसको क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। लेकिन ये किसके बराबर होते हैं वही आपको पूछा जा रहा है। आय में परिवर्तन अपन निवेश में परिवर्तन के बराबर, या फिर आय में परिवर्तन के बराबर, या फिर निवेश में परिवर्तन के बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आपको राइट आंसर चूज करना है। मल्टीप्लायर के किनके बराबर होता है, गुणक किनके बराबर होता है, ये जो होता है आय में परिवर्तन अपॉन निवेश में परिवर्तन, यानी चेंज इन इनकम, चेंजेस इन इनकम अपॉन चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे वो क्या निकल जाएगा, गुणक निकल जाएगा, यानी मल्टीप्लायर के बराबर हो जाएगा। तो 31वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय नीति को डैश भी कहते हैं, राजकोषीय नीति को हम डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, राजकोषीय नीति को एक अलग नाम है, या फिर मौद्रिक नीति, या फिर बजट नीति, या फिर आर्थिक नीति, या फिर ये कुछ नहीं, यानी ये सब कुछ नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बजट, यानी बजट पॉलिसी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी कहते हैं। राजकोषीय नीति को यानी फिस्कल पॉलिसी को क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी कहते हैं, यानी बजट नीति कहते हैं। यहाँ खाली जगह क्या भरा जाएगा, बजट नीति भरा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी डैश के द्वारा हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है भाई, बैंक द्वारा, बैंक दर नीति, या फिर साख नियंत्रण, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ए ना बी। इसका राइट आंसर चूज करना है। 33वां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैंक दर नीति, यानी बैंक जो होता है बैंक रेट पॉलिसी, उसके बाद साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल जो होता है, ये दोनों के द्वारा मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग वृद्धि में क्या किया जा सकता है, कमी हो सकता है, यानी एक तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। यानी मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी डैश के द्वारा हो सकता है, बैंक दर नीति और साख नियंत्रण ये दोनों के द्वारा हो सकता है ये चीज। तो 33वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, बैंक दर नीति और साख नियंत्रण नीति, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है 33वां नंबर क्वेश्चन का। 34वां नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक की संख्या किसी देश में डैश होती है, कितना होती है केंद्रीय बैंक, यानी सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी देश में वो कितना होता है, 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, या फिर एक भी नहीं होता। तो ये जो होता है एक ही होता है। भारत में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक कहते हैं उनको, यानी आरबीआई जो है भारत में एक ही है। तो इसी तरह से केंद्रीय बैंक की जो संख्या होती है किसी भी देश में कितना होती है, एक ही होती है। तो यहाँ खाली जगह क्या भरा जाएंगे, एक भरा जाएंगे, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ फील होगा। आगे बढ़ेंगे 35वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है कि केंद्रीय बैंक ऋण देता है डैश को, किसको देता है भाई, सार्वजनिक लोग को, या फिर निजी कंपनी को, या फिर व्यावसायिक बैंकों को, या फिर ये सभी। 35वां क्वेश्चन देखिए ये अभी अभी हम लोग कवर किए। केंद्रीय बैंक जो देता है यानी केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक किनको ऋण देता है भाई, कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है, ना कि जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को काम होता है ये कॉमर्शियल बैंक में जाइए जनरल पब्लिक, वहां आपको ऋण मिलेगा, ना कि आपको एक तरह से सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक में ऋण मिलेगा, वहां सिर्फ कॉमर्शियल बैंकों को ऋण दिया जाता है। यानी यहाँ भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, व्यावसायिक बैंक भरा जाएगा। केंद्रीय बैंक ऋण देता है, किनको ऋण देता है भाई, व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। आगे बढ़ेंगे 36वां नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कर रहा है कि साख नियंत्रण डैश द्वारा होता है, किनके द्वारा होता है भाई, सरकार के द्वारा, फिर केंद्रीय बैंक के द्वारा, या फिर व्यवसाय के बैंक के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। साख नियंत्रण किनके द्वारा होता है, 36वां नंबर क्वेश्चन।
ये जो होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, यानी आरबीआई शाख नियंत्रण जो करता है, शाख पर जो कंट्रोल करता है, इसी को कहते हैं ना मौद्रिक पॉलिसी। किसको कहते हैं? शाख नियंत्रण जो होता है, एक तरह से उपयोग पर नियंत्रण, ऋण पर नियंत्रण, कितना रुपया छापना वो सब पर कंट्रोल लगता है। इसी वही नीति को क्या कहते हैं? यानी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। तो शाख नियंत्रण जो है मौद्रिक यानी मौद्रिक नीति के अंतर्गत एक स्टेप है। तो शाख नियंत्रण के डैश के द्वारा रखा जाता है। किनके द्वारा रखा जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा शाख पर नियंत्रण कंट्रोल रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सरकार की कर आय की स्रोत है? इनमें से कौन सरकार की कर यानी एक तरह से टैक्स जो होता है, द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट है, वह कौन सा है? उत्पाद कर या फिर संपत्ति कर या फिर मनोरंजन कर या फिर ये सभी। तो राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, यानी उत्पाद कर, एक्साइज यानी और वेल्थ कर, उसके बाद इंटरटेनमेंट कर, ये तीनों जो है सरकार का क्या है? आय की स्रोत है, यानी एक तरह से कर की स्रोत है। यानी इनमें से कौन सरकार की कर आय की स्रोत है? उत्पाद कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर, ये तीनों की तीनों क्या स्रोत है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? ये सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन घाटा ठीक किया जा सकता है डैश के द्वारा। किनके द्वारा ठीक किया जा सकता है भाई? किनके द्वारा रिफॉर्म किया जा सकता है? आयात संतुलन घाटा या फिर निर्यात प्रोत्साहन या फिर उत्पादन वृद्धि या फिर ये फिर सभी। तो 38वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों के द्वारा क्या किया जा सकता है? भुगतान संतुलन घाटा ठीक किया जा सकता है, आयात संतुलन घाटा, निर्यात प्रोत्साहन और उसके बाद उत्पादन वृद्धि, ये तीनों के द्वारा ये चीज में रिफॉर्म किया जा सकता है, इसमें सुधार लाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि आबिद हुसैन कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो कौन सा वर्ष में हुई थी? यानी आबिद हुसैन कमेटी की स्थापना डैश में की गई थी, कौन सा वर्ष में? 1999 में, 1974 में या फिर 1964 में या फिर 1984 में। देखिए ये की गई थी 1984 में। यानी आबिद हुसैन कमेटी की स्थापना कब की गई थी भाई? 1984 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश छोटा रूपांतर है आयात निर्यात का, ये EI या फिर EXI या फिर एक्जिम या फिर EIM इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये जो यहाँ खाली जगह फिल कर रहा है, देखिए खाली जगह फिल होगा एक्जिम, यानी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। खाली जगह क्या भरा जाएगा? एक्जिम भरा जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। तो 40 क्वेश्चन कवर किए, 21 से स्टार्ट किए, यानी टोटल 20 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन जो दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों को भी एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी तैयारी होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी से तैयारी होंगे सबका और सब अच्छे तरह से मार्क्स ले पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के। इसी तरह से हम कवर करते रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर कीजिए। जितने भी अपडेट से मिल रहे हैं सारे अपडेट को कवर कीजिए। इसी तरह से आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर होगा और एक अच्छे तरह से मार्क्स आप लोग ले पाएंगे, मार्क्स उठा पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग का सेंटेप एग्जाम भी आगे है। सेंटेप एग्जाम में आप लोग को एक तरह से तैयारी अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि सेंटेप एग्जाम में अपने आपको परख पाइएगा कि हम कितना तरह से तैयारी की है, और सेंटेप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो ठीक है, इसी तरह से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।